पी रहे हैं, मम्मी पी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो डरते हैं। LSD, गांजा, भांग, चरस, अभी लड़की से बात करने में शर्म आती है। अभी मेरे को धोखा मिला तो मैं आपसे। और जॉइंट जिसको कहते हैं। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। जी हाँ, आज आइए हम बात करते हैं नशे और उसकी सजा के बारे में। और मेरे साथ हैं उम्मीद वेलनेस सेंटर पॉडकास्ट की सीरीज में गिरीश। और गिरीश किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले 25 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कुछ चटपटी जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने हम इस पहले पॉडकास्ट में लेकर हाजिर हुए हैं। आइए मुखातिब होते हैं गिरीश से। हाय गिरीश, हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं। वेरी गुड। अच्छा गिरीश, टेल मी वन थिंग, अल्कोहल और एडिक्शन, इन दोनों में कुछ डिफरेंस? देखिए, अल्कोहल एक अलग चीज है, एडिक्शन एक अलग चीज है। क्या आप थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? अल्कोहल, एडिक्शन, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की मजबूरी बन जाती है उस चीज को बार बार करते रहना, इस चीज की जानकारी के बावजूद भी कि उसे नुकसान होगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। मतलब हम किसी को ऐसे ही नशेबाज नहीं कह सकते जब तक कि उसका वो लगातार बार बार कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका किसी भी चीज का एक क्राइटेरिया होता है, हर पीने वाला एडिक्ट नहीं होता। एडिक्शन और अल्कोहलिज्म को हम अब्यूज की कैटेगरी में कब ले आते हैं? देखिए, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है रिक्रिएशनल यूज और ड्रिंक, जो कभी लोग मिलते हैं करते हैं। एक होता है एब्यूज, एब्यूज में आदमी नहीं पीता है, लेकिन जब वो पीता है वो अपनी पूरी इंटेंशन के साथ बैठता है कि भाई 3 दिन की छुट्टी है, 2 दिन पिएंगे, संडे को रेस्ट करेंगे, मंडे से काम पे जाएंगे। और जो तीसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, वो जो डिपेंडेंस में आता है, जहाँ पे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पे व्यक्ति नशे पे निर्भर हो जाता है, वहां से समस्या शुरू। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये सोशल ड्रिंकर है या सोशल एडिक्शन और अल्कोहलिक? मुझे लगता है बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। अल्कोहल हमारे सोशल एक्सेप्टेंस के साथ ली जाती है। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा इजी हो जाता है लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करना। देखिए, जब हम सोशल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो सोशली एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को फिजिकली एक्सेप्टेबल है। जब हम एल्कोहलिज्म की बात करते हैं उसमें किसी भी पीने वाले की बॉडी और मांगती है, उसे और चाहिए, और चाहिए, फिर और चाहिए। और वो, उसको ये नहीं पता लगता कि उसने कितना पी लिया। वो तब तक पिएगा जब तक उस बोतल में शराब है या वो खुद होश में। इसलिए कि उस कैटेगरी में आते हैं दारू पीनी है, दारू पीनी है। आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जो इसके पीछे हकीकत ये है कि वो मजबूरी में पी रहे हैं। they can't deal the day without it. So what is the reason behind it? Is it inherent? देखिए, जब हम कारण में जाते हैं तो कारण मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन है, तीन कारण ज्यादा बताए जाते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल, और तीसरा बिहेवियर। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो पेरेंटल में, पेरेंट्स में, फादर साइड से या मदर साइड से अगर ये समस्या अल्कोहलिज्म की, एडिक्शन की या मेंटल हेल्थ हिस्ट्री रही है, तो जहाँ पर हिस्ट्री है पेरेंट्स की या उनके बड़ों की, वो बच्चा डबली वन लगेगा। दूसरा होता है बिहेवियर का, दूसरा होता है एनवायरमेंटल। जब एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि जहाँ बच्चा बड़ा हो रहा है वहाँ पे सब कॉमन होता है, पापा पी रहे हैं, मम्मी पी रही है, सिस्टर पी रही है ना, वो पापा पी रहे हैं, मम्मी। And teenagers, so basically, teenagers not the office worker, youngsters, they are going to the office, they get environment there also. So they are the, Is it also complementing in this? Yes, it is also complementing. So one has the belief system that it is normal, right? So they are not doing anything wrong. So they keep on doing it. So it is the belief system that it is okay. Third one is called behavioral, where one is practicing repetitive behavior day in day out, especially despite of negative consequences. अगर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो लेट्स से वी टॉक अबाउट हेल्थ इश्यूज। जब जब लैब टेस्ट वगैरह किए जाते हैं
तो वहाँ पे जब LFT की जब हम स्पेशली बात कर रहे हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो पैरामीटर्स अब एवरेज से बहुत ऊपर जा रहे हैं, और डॉक्टर बताता भी रहते हैं कि भैया आपको इसको ब्रेक रोकना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रोकें तो मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन जानकारी के बावजूद भी कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पागल है, उनका वो उनकी मजबूरी है, उसके बिना किए वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर। मतलब you mean to say that brain is working behind Yes, this. yes. The So cause, it is major cause is the brain. correct. It is also known as obsession and compulsion. Either one is thinking about drinking or one is drinking. So do you think any peer pressure in the youngsters also enhance this? Peer pressure do come, but at the end of the day, one is living alone. There is no friend involved. Basically, they live a isolated life. There is no friend. So friend is initial stage, but once start feeling that something is missing, this craving is the problem, the desire to drink is the problem. So Or tell me one thing: to whom we call an addict or an alcoholic, does it have any difference in both of them? Because one is drinking in party, or one is just continuously just not stopping after finishing the bottle also. So whom we categorize as an addict or as an alcoholic? see, when we come about these issues, generally, in general, people drink to socialize. When it comes to alcoholism, they socialize to drink. You understand what I'm Like trying to convey? that all I've seen that. Do you think that music Panjitana Theke Utte Baith, these kind of music Music also contribute. they get high Music also contribute into on the the social high. media and But these- so in due course of time, you will find that they are in the corner. They are not part of the party. They are not part of the dance and everything. means after that they वो दारू पीढ़ियाँ करके उसके बाद किसी नाले में गिरे पड़ेंगे. So नाले में गिरे या ना गिरे, सोफे पे भी गिर सकते हैं, कारपेट पे भी गिर सकते हैं, कार में उल्टी भी कर सकते हैं. ये भी नहीं है कि इंसान नाले में ही गिरता, लेकिन कहीं ना कहीं तो गिरते हैं. सच्चाई तो ये है. कभी-कभी अपनी नजर में गिरते हैं. And what do you think? How does families get affected with this? Family is affected by default. Family has been trying to help the person, but they do not know what is to be done. तो जिस तरह से व्यक्ति जो अफेक्टेड है उसको डील करना चाहते हैं वो रिएक्ट करता है. तो This सबसे इम्पोर्टेंट is है कि about alcohol. I just want to be a bit clear about addiction also. किस किस तरह के नशे आजकल हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारा यूथ कर रहा है. There are so many kind of आजकल substances in the हर तरह के नशे बाजार में अवेलेबल है. LSD, गांजा, भांग, चरस, अफीम, कोक, स्मैक, तो हर तरह के नशे बाजार में अवेलेबल है. और आजकल ये एक सोच बन गई है कि यार थोड़ा सा फन कर लेते हैं, थोड़ा कुछ करने में कुछ नहीं होता है, कभी कभी तो कर सकते हैं ना. इस तरह की धारणाओं के साथ में बच्चे आगे जाते हैं. लेकिन जैसे मैंने बताया, जहाँ पे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है वहाँ पे बच्चे का रिस्क फैक्टर बढ़ता है. जहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज है वहाँ पे बच्चे का अफेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं. और जहाँ पे रेपिटेटिव बिहेवियर है वहाँ पे तो आप जानते हैं. So when is the alarming situation? Alarming situation is when one is promising to himself, to the family, that I will stop, but is not been able to. That is the alarming time where we as a family and the person affected come to the common conclusion to seek professional help. And what is craving means? Craving means I'm desperately missing on something. I'm missing. जैसे आप हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय पीने बेचैनी होने लगती है ना, वो भी craving है. हाँ, चाय की, कॉफी की, like it's not necessary कि कोई substance हो, tea, coffee, coke, anything can be yes, लेकिन जब हम चाय की बात करते हैं तो चाय ना मिलने से किसी की बॉडी कांपने नहीं लगती, किसी को पसीना नहीं आने लगता है. That is my next question. What are the means like if someone is not consuming or trying to leave, any withdrawals or Yes, withdrawals are there. Anxiety, agony, arrogance.
you know, snapping at everyone. चलिए बात को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि charity begins at home, and as you are an experienced and very well known addiction counselor, और मुझे लगता है कि ये जो इतना एक्सपीरियंस आया है ये खाली काउंसलिंग से नहीं आया, मेरे ख्याल इससे पहले कुछ और करने से भी आया है। आप खुद भुक्तभोगी रहे हैं मुझे लगता है नशे के, बिकॉज कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ शुरुआत करनी होगी ताकि हम अपने यूथ को, जो लोग ऑलरेडी नशे में इन्वॉल्व है, उनको हम एक सही डायरेक्शन दे पाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि you were also into all the substances or whatever, I don't know, I'm not very much clear, so I just want to ask कि अल्कोहल अब्यूज मतलब अल्कोहल में रहे हैं आप कभी? बिल्कुल सही कहा मैडम ने। और मेरा प्रेरणा का स्रोत यही है, दिस इज माय इंस्पिरेशन। मैं अपनी किशोरावस्था में, यंगर एज में, ना कॉलेज डेज में सब फन करते थे, हम भी फन करते थे, है ना। और धीरे धीरे लोग फन करते रहे, काम करते रहे, आगे चले गए और हम वही रह गए। हमारा क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो जब हम एडिक्टिव माइंडसेट की बात करते हैं तो मतलब एक वन वर्ड एजेंडा हो गया कि आपकी नहीं है। अब पीपल आर बिजी सेटिंग देयर प्रायोरिटीज, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि बस पीने के बाद सोचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली कोई भी पीने का जब जो भी पीना शुरू करता है वो ये सोच के नहीं करता है कि वो एडिक्ट बनेगा, बट how one's body and mind respond to the substance that play a big role. Okay, tell me your experience शराब पीने के बाद कैसा लगता है? शराब पीने के बाद शराब का रोल है इनहिबिशन टू एग्जिबिशन। जो सपोज हम चाहे मतलब मेरे को 2 ड्रिंक पीने के बाद मैं किसी के साथ भी कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। जैसे मेरे को लड़की से बात करने में शर्म आती है, अभी मेरे को 2 कर मिला तो मैं आपसे बड़ा कंफर्टेबली कर। Okay, this is another one more trigger that अगर आप शाय हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है, कुछ आप इंफीरियरिटी फील कर रहे हैं, तो आफ्टर टेकिंग सम सब्सटेंस और अल्कोहल आप फ्री हो जाते हैं। शायद इसलिए भी कुछ लोग अल्कोहल में जाते बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि नशे का रोल है। अच्छा, मुझे बताइए कि दुनिया कुछ रंगीन नजर आती है? दुनिया तो वैसी की वैसी ही रहती है मैडम, लेकिन ये क्या है कि चश्मा हरा पहना हुआ तो हरी दिखेगी, लाल पहनेंगे तो लाल दिखेगी। अच्छा, शराब के नशे के बाद दुनिया कैसी होती है, और जॉइंट जिसको कहते हैं उसका नशा कुछ अलग अलग होता है? देखिए सब नशों का अलग अलग असर है, और जब हम शराब की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो शराब पी के आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो नरेंद्र मोदी से नीचे, अरविंद केजरीवाल से नीचे बात नहीं करेगा। और जो आप ज्यादा करके आप मिलेंगे गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले, भांग पीने वाले, वो आपको सारे शिव जी से कनेक्ट हुए होते हैं, वो शिव जी की बातें कर रहे होते हैं, बहुत जय बोले एवं बोले ना, वो उसके उनके कनेक्शन ऊपर रहते हैं, उनका वाईफाई शिव जी से कनेक्ट होता तो है। ये तो हो गए हमारे इंडियन नशे, भांग हो गई और ये, बट और नशे भी हैं जैसे कि केन है और ब्राउन शुगर है। ये नशा करने के बाद क्या किसी और दुनिया की सैर करता है? तो ये जब हम स्मैक की बात करते हैं तो वो अफीम बेस्ड ओपियोइड बेस्ड उसको कहा जाता है, देयर आर सिंथेटिक ड्रग्स एज वेल। लेकिन अगर हम उसको जानना चाहेंगे तो जो कोई भी व्यक्ति नशा करेगा उसका असर सीधा दिमाग पर होता है। हाँ, मैं उसी क्वेश्चन पे आने वाली थी, बिकॉज आई हैव सीन कई लोग जो लगातार वीट ले रहे हैं, मैंने देखे हैं कई एग्जांपल्स, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो वीट ले रहे हैं उनकी माइंडसेट कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, उनको खाने पीने में वहम होने लगता है कि किसी ने मेरे खाने में कुछ मिला के। क्या ये ड्यू टू जो सब्सटेंस वो यूज कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है? जी बिल्कुल इसी के कारण होता है। देखो होता क्या है कि जब भी कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो नशे का सीधा असर उसके दिमाग पर होता है, सोचने समझने देखने की जो हमारी शक्तियाँ हैं उन पर होता है। तो ये होना बहुत स्वाभाविक है। कि हमारे पास पीछे एक बच्चा आया था ना, तो मैं उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, उसकी मदर हॉस्पिटल में नर्स थी, और हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो बोला सर में गिर गया था। तो हमने बोला ठीक है, यू गॉट एडमिटेड। 5-7 दिन के बाद मैंने उसको दोबारा बैठाया जब काउंसलिंग सेशन शुरू हुए, तो मैंने बोला बेटा कैसे, दोबारा बताइए क्या हुआ था। बोला सर मैं छत पे था, मैं सिगरेट की जॉइंट फूक रहा था और मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को नीचे जीसस कह रहे हैं जंप,
पर कूद तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, यस लाइक हेलुसिनेशंस और इस तरह के फीलिंग्स आना। तो ऐसे अगर आने लगे तो फैमिली को और खुद उस सब्सटेंस यूजर को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नाउ दे नीड हेल्प। तो देखिए सब्सटेंस यूजर को अलर्ट होना मुझे को नहीं लगता है वो हो पाता है, फैमिली को अलर्ट होने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि वो उस समय अपने लिए सही डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। और इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं। ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही जो आपको नहीं सुनाई दे रही, मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो कई बार तो ऐसा होता है फैमिली को पता नहीं, बिकॉज सब्सटेंस तो ऐसी चीज है जो फैमिली को बहुत लेटर जाके बहुत देर में पता चलता है कि हमारा बच्चा किसी सब्सटेंस के जकड़ में है। लेकिन उसके लिए बिहेवियर को जब बस ऑब्जर्व किया जाता है, आप देखो जो हमारे पास में केस आते हैं उसमें बच्चे के गांजा चरस भांग पीने वाले हैं, उनको लगता है मेरे खाने में कुछ मिला हुआ है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट लेंगे। तो मैं एक दिन किसी के साथ बच्चे लेकर बैठा हुआ तो बोला सर मेरा सब कुछ लूट लेंगे, मैंने बोला बेटा आपके पास है क्या? मैं तो नहीं स्टार्टिंग लाख तो भाई कुछ नहीं था वही लूट कर लेंगे। लेकिन उनकी उनकी परसेप्शन वैसी बनी हुई है। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये वही है कि मेरे को सोचने समझने की देखने की जो मेरे तरीका है उसको चेंज कर माइंड मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं, माइंड एल्टरिंग सब्सटेंस कहते तो हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नशे से इफेक्टेड लोग होते हैं इनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है क्या वो काफी है? देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो जब फिजिकल लेवल की हम बात करते हैं तो फिजिकल लेवल पर मेडिसिन डॉक्टर सब हेल्प करते हैं। उसके बाद में जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो जहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस की बात आती है वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हेल्प करते हैं, तो केमिकल भी सॉर्ट हो जाता है। लेकिन समस्या वो है ही, समस्या शराब नहीं है, समस्या गांजा नहीं है, भांग नहीं है, चरस नहीं है, अफीम नहीं है, एलएसडी नहीं है। समस्या है मेरा मन करता है, समस्या ये है कि आई क्रेव फॉर इट, आई लुक फॉरवर्ड टू। तो मन की इस नौकरी से हटाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कुछ रोल प्ले करते हैं? यस, रिहैबिलिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि रिहैब्स को ना के लिए बहुत सारी नोशन सेट है। रिहैबिलिटेशन का जो सिंपल मतलब है रिफॉर्मेशन, रिस्टार्ट, रीऑर्गेनाइजिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्टार्टिंग, है ना। तो उसमें पूरा जब हम रिहैबिलिटेशन बात की बात करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब तरह की वेलबींग के बारे में बात की जाती है, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, बिहेवियर, मोटिव्स, तो पूरी पर्सनालिटी को ओवरऑल हेल्प किया जाता है उसको सही दिशा में लाने। मींस लाइक कुल मिला के मेडिकेशन प्लस रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ये सब हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस यूजर को उससे Yes. बाहर लाने में। बिल्कुल सही कहा आपने, हर थेरेपी का अपना रोल है। So we were talking about the 12-step program. Can you clear, Girish, ये 12-step program क्या है? देखिए 12 स्टेप प्रोग्राम इज नोन एज मिनेसोटा मॉडल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे दवाइयों की, तो दवाइयों का एक समय तक रोल होता है, उसके बाद दवाइयों का रोल खत्म हो जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। You know, as far as my understanding goes, it is nothing but psychotherapy. This program was started way back in 1935 from USA, and people, those who have the similar kind of problem, they meet together on a day-to-day basis. They share their experience and then hope. They help each other stay sober or stay clean. So that is at most important. It helps uh, to improve the personality. It helps to. It is basically a program of self improvement. So the one is able to look within what is wrong, and one is willing to bring the change required. Okay, means like what I have heard about that connecting with your higher power and asking for the help. And I have heard about the AA and NA groups. मैंने सुना है कि अल्कोहल अनोनिमस और नार्कोटिक्स अनोनिमस जैसे ऐसे कई ग्रुप हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है जो बाहर नहीं निकल पा रहे उनका बाहर खोल के स्वागत करते हैं, उनको वहाँ शर्मिंदा नहीं देखना पड़ता, सोसाइटी से कुछ प्रेशर वहाँ पर नहीं है, वो सब उनका स्वागत किया जाता है और प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद की जाती है। जी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है।
और वो जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सब एक ही तरह के लोग हैं और उसको जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है, whereas बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में इट इज नोन एज डिजीज नॉट एट पीस, राइट। तो उसमें उसके जो टिपिकल सिम्टम्स पाए जाते हैं, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, डिसकंटेंटमेंट, समटाइम्स देयर इज अ रीजन और समटाइम्स वन वुड फाइंड द रीजन। मीन्स यू मीन टू से कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इट्स अ डिजीज, Yes, यू कैन कॉल इट इज अ yes, डिजीज। it is a disease. No one is either bad or man. It is an illness. Anyone can get affected. हमने अपने जो उम्मीद में हम लोग काम करते हैं, हमारे को हमारे पास में लोग जो पहुंचे उसमें हम बात करें तो हमारे पास साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आईएएस, इवन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, pilot, and so every strata. Basically, people are coming from different walks of life with a similar problem. मीन्स यू मीन टू से कि इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई दोष नहीं है कि वो एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में गया है। ड्यू टू देयर आर सो मेनी रीजंस, सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। See, no one chooses to be an addict, right? It is somewhere inbuilt. One is not aware of, even family is not aware of. तो फैमिली को यही लगता रहता है, थोड़ा ऐसा करता है, थोड़ा वैसा करता है, थोड़ा गैर जिम्मेदार है, थोड़ा बदतमीज है ना। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट किया टू जाए? माय व्यूअर्स, नोट डाउन, ये इंसान का किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का खुद चुना हुआ प्रॉब्लम नहीं है, ये वो कंपेल है उसकी बॉडी से कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो एक तो मैसेज देना चाहूंगी जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में, प्लीज फाइंड आउट हेल्प ग्रुप्स, आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी कि अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आ रही हो, प्रेस द बेल आइकन, subscribe the channel, and if you want more information then click the link and reach to Ummeed Wellness Center podcast as well as Ummeed Wellness Center rehabilitations. So let's go ahead with our conversation, Girish. तो यही मैं एक चीज जो कहना चाह रहा था, बिसाइड्स देखिए जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो those who are affected they go there. At the same time there are family groups also available. Families also suffering, frustrated, they do not know what is to be done. So the similar way family groups are also there. When it comes to family, family is not the cause of it. I am repeating, but kindly do not take blame on self. Family is not the cause of it. Family cannot cure it, and family cannot control it. So there are limitations as the person is struggling with own issues. Family is also struggling with the own issues. But when we talk about the pattern, surprisingly it is same. I mean, like जो आदमी पी रहा है वो कह रहा है कि मेरे को लास्ट मौका दे दो, है ना, मैं बम कर दूंगा। फैमिली कोई कर रही होती है, आखिरी बार तेरे को हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे। 24 घंटे जो आदमी नशा कर रहा है वो नशे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, फैमिली नशेबाज को कंट्रोल करने की You mean to say कि नशेबाज 24 घंटे नशे के बारे में सोच रहा है और फैमिली 24 घंटे नशेबाज के बारे में। यस यस यहाँ पे प्रॉब्लम है। फैमिली का भी एक अजीब सा प्रॉब्लम होता है कि घर में है तो क्यों बैठा हुआ है, घर में नहीं है तो क्यों नहीं है, खा रहा है तो इतना क्यों खा रहा है, नहीं खा रहा तो भूख क्यों नहीं लग रही तुझे, नींद क्यों नहीं आ रही तुझे, इसका कोई जवाब नहीं होता है। नहीं आ रही है तो नहीं आ उस रही है। सब चीजों के जवाब खुद उस इफेक्टेड इंसान को है ही नहीं Yes. बेसिकली। Yes. तो हमें ये मानना चाहिए कि जो नशा है वो मजबूर कर रहा है, कंपेल कर रहा है उस आदमी को, जो उसकी एडिक्शन है वो कंपेल कर रही है उस आदमी को। उसके लिए हमें खुद को दोषी भी नहीं मानना चाहिए, फैमिली को भी दोषी नहीं मानना चाहिए खुद को। और मुझे लगता है सिर्फ जो नेगेटिव सपोर्ट उसको कई बार फैमिली करती है, हमें उससे बचना चाहिए, बजाय कि उसके फॉल्स एक्सक्यूजेस में आना और रोज उसको नेगेटिव सपोर्ट देना। दैट वी शुड अवॉइड एज फैमिली, आई थिंक सो। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। और देखिए होता क्या है कि फैमिली को भी जानकारी नहीं है, वो अपनी समझ से बस करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प जो आदमी अफेक्टेड है उसको हेल्प नहीं करनी, इट बैकफायर्स। अच्छा, एक चीज और निकल के आ रही है कि क्या डिटॉक्स काफी है एक एडिक्ट को या अल्कोहलिक को नशे से बाहर निकालने के लिए? जी नहीं, ये सबसे गलत धारणा है। डिटॉक्स जैसे मैंने अभी हम बात किया, हमने डिटॉक्स केवल शारीरिक तौर पर होता है, फिजिकली डिटॉक्स
toxins are out of my body, but I remain as it is. My thought is same, my belief system is same, my behavior is same. I'm operating from the same belief system. So what does detox mean actually? Detox means, if suppose I have put in some chemicals within my body, body is not been able to metabolize. So, paramedicals are helping me so that they help me to flush the toxins from my body. ओके डिटॉक्स मींस टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए So, डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए क्या होता है मेरी मैं जो नशे के बारे में सोच रहा हूँ उसकी तो कोई दवाई नहीं। ओके इज इट क्योरेबल? It is not curable, but it is arrestable. It can be arrested on a day-to-day basis, right? So the program, is also known as the program for today. Just for today, stay stopped. और दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति नशे को अंडर एस्टिमेट करता है या तो खुद को ओवर एस्टिमेट करता है तो वो श्योर खतरे की घंटी है। सी बिल्कुल सही कहा बिकॉज आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स दे सेड कि नहीं हम तो खुद ही क्योर कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात है नहीं, हम तो सिर्फ शौक के लिए ही लेते हैं, शौक के लिए ही दिन के एक दो जॉइंट्स मारते हैं। और आजकल तो एक चीज और मैंने देखी है, बच्चे सिगरेट की स्मेल ना आए पेरेंट्स को या किसी को, उसके लिए वो वेप एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग वेप। So, is it really helpful? Vape is not dangerous for health. What do you think? It is dangerous. It is dangerous. So it is, see, it is all either about nicotine or something else. End of the day, everything is chemical. When we talk about alcohol, chemical. When we talk about grass, we talk about opium, we talk about cocaine, whatever you name it. Everything is nothing but chemical. So कई लोगों को ये अपने अंदर से बहुत वो इच्छा होती है कि हम इसको खुद ही रोक लेंगे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये सबसे गलत धारणा है और ये लगभग जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है हर व्यक्ति में पाई जाती है और मैं भी इसका शिकार रहा हूँ। मैंने इस गलत फहमी की वजह से अपने जीवन के बहुमूल्य 15 साल खो दिए, तो कृपया ऐसा न करें। कुछ चीजें और डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं गिरीश आपसे कि क्या सिर्फ किसी सब्सटेंस या अल्कोहल के अलावा भी कुछ एडिक्शंस होती है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब हम कि आजकल देखिए हिंदुस्तान में ना इसको एडिक्शन वर्ड को डेरोगेटरी नाम से जाना जाता है, लेकिन जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हमारे लोग आते हैं, कुछ लोगों को फूड एडिक्शन है। फूड एडिक्शन इज लाइक एवरीवेयर। जैसे नशे में होता है आदमी हर समय नशे के बारे में सोच रहा है, वैसे हर समय आदमी खाने के बारे में सब समय उसको कुछ ना कुछ खाने के देखिए जब भी कोई आदमी नशा करता है उसे कंफर्ट मिलता है, शराब पीता है उसे कंफर्ट मिलता है, इसी तरह से वो फूड में कंफर्ट ढूंढता है, उसको कंफर्ट ईटिंग कहा जाता है। तो हमारे पास में लोग आते हैं, किसी के साथ में फूड एडिक्शन है, किसी के साथ में पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, किसी के साथ में सेक्स एडिक्शन है। अगर आप उसको उस तरह से देखना चाहेंगे तो वो compulsive gambling भी addiction gambling is one of the big problems. Gambling is a big time addiction. one more thing गिरीश कि जो सेक्स एडिक्शन है इसके बारे में लोग बहुत बात करना चाहते ही नहीं, रादर कम बात ही नहीं करना चाहते। जी आपने बिल्कुल सही बोला कि ये इसको ना ये एक टैबू है, इसके बारे में समाज में बात की नहीं जाती है, बट it is as normal as having food. It is need of every human. So note down, if you have any these kind of problem, take help. इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, help is there always. आते हैं अभी कुछ myths के ऊपर। जैसे कई लोगों को लगता है कि भाई हम तो मंदिर का चालिया काटा ये सोच के और हमने एडिक्शन छोड़ दी, हमने अल्कोहल लेना छोड़ दिया। हम कई बार एक मिथ भी आती है कि हम भैरव बाबा पे गए और हमने वहां पे क्योंकि दारू चढ़ती है वहां चढ़ाई और उसके बाद हमने शराब पीनी छोड़ दी। क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए इस तरह ऐसा होता नहीं है। Is it scientifically something No. do with addiction or alcoholism? When we are dealing with addiction, तो ये सब चीजें हेल्प नहीं करती हैं। इसका तो मेरा अपना जाती अनुभव है। While I was into all that, मदर ने मेरी चद्दर चढ़ाई, पत्थर पहनाए, ताबीज डाले,
कभी इस मंदिर में ले गए, कभी उस मंदिर में ले गए। तो जो जिसकी जो समझ में आता है, किसी ने बोला ऊपर की हवा है, किसी ने बोला नीचे की हवा है ना। तो इस तरह से वो समय जाता रहा, चीजें बढ़ती रही। ना परिवार को जानकारी थी, ना हमें जानकारी थी, ना हमें कोई बताने वाला था, और ना इतना अवेयरनेस थी कि पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है। और ये जिसके साथ भी अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्सटेंस की प्रॉब्लम है, या कोई और एडिक्शन है, तो उसके लिए मैं मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि सीख प्रोफेशनल है। ये सब चीज़ें मदद करती होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं It's करती। like they can get connected to the God. ऐसा नहीं है कि हायर पावर को याद ना किया जाए, उस समय पे भी याद किया जाए, बट इट डजंट मीन्स कि आप कुछ इस तरह के चीजें करके आप एडिक्शन से एकदम बाहर निकल क्योंकि सकते हैं। जब ये मेंटल हेल्थ का विषय है तो लेट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डील। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, होती होंगी, लेकिन जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें इन इस तरह से एडिक्शन को डील करने का रिजल्ट बहुत मैंने तो देखा नहीं है अपने 25 साल के अनुभव। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है जहाँ पे हम मेल और फीमेल वाले फैक्टर को लेके चले। हमने देखा कि सोसाइटी में हमारे मेल्स के प्रॉब्लम्स को लेके तो डिस्कशंस किए जाते हैं। क्या अल्कोहलिज्म और एडिक्शन की प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में इक्वली हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, और हो सकती है नहीं है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोग तो नशे के बारे में ही बात करने में शर्माते हैं, तो अपने परिवार की बहन बेटियों को के बारे में डिस्कस करने में हमेशा हर एक को समस्या रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एज अ ह्यूमन, वो भी ह्यूमन है, मेल भी ह्यूमन है, फीमेल भी ह्यूमन है, और ये समस्या पाई जाती है। फीमेल्स के लिए इस चीज़ को डील करना डबली डिफिकल्ट है, क्योंकि परिवार चाहकर भी आ नहीं पाता। और दूसरा महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए अभी सेंटर्स बहुत कम है। और मेरा तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज रहेगा कि फीमेल फैसिलिटी का होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हम सब इस संदेश को, मैसेज को स्प्रेड करें, भारत सरकार भी हमारा इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, तो मेरे ख्याल से चीज़ें की जा सकती है और समस्या दूर हो सकती और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही फीमेल्स को एक्सपोजर ज्यादा मिला है, ये समस्या खुल के सामने भी आने लगी है कि फीमेल्स आर आल्सो इक्वली वल्नरेबल टू दिस। है। सोसाइटी में ऑल आर इक्वली वल्नरेबल। जब हम बात करते हैं मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, प्रॉब्लम सब में है, बिकॉज ऑल आर ह्यूमन। और जब हम डिजीज की बात करते हैं तो कोई भी, अगर मेरे को कोविड है तो कोविड के जो मेरे सिम्टम है, और अगर आपको होगा तो मेरे और आपके सिम्टम अलग होंगे क्या? तो इसी तरह से जब हम डिजीज की बात करते हैं, एडिक्शन की बात करते हैं, तो आपको डिविएशन में भी 10 to 15% आपको सारे सिम्टम्स कॉमन मिलेंगे। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जी, चाहती please। हूँ, क्या विल पावर से एडिक्शन को ठीक किया जा सकता है? जी, विल पावर से एडिक्शन को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। बिकॉज फैमिलीज को ये होता है, ये चाहे तो क्यों नहीं कर सकता, ये चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, ये छोड़ना ही नहीं चाहता, ये छोड़ना ही नहीं चाहती। तो क्या ऐसा भी कुछ वो है कि विल पावर से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जी नहीं, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बीमारी है तो उसका इलाज होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे अभी बोलूं कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, मैं बोलूं विल पावर से ठीक कर लो, तो संभव है क्या? या किसी को लूज मोशन है, अब वो कह रहा है कि मेरे को लूज मोशन हो रहा है, हम उसको बोले यार तू इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, विल पावर से रोक ले, तो इट इज अटरली नॉनसेंस। मेरी अपनी परिभाषा है, किसी भी बीमारी को विल पावर से ठीक नहीं किया जा सकता। और सिर्फ मैंने बीमारी को समझ लिया, अब मेरे को पता लग गया, अब मैं अपने आप कर लूंगा, ये नहीं होता है। आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हमने की हैं, सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। और बहुत सारी नई जानकारी के साथ हम आते रहेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप थंबनेल पे दबाइए और हमसे सवाल कीजिए। हम इंस्टा पे आपके जवाब देंगे। यू कैन कॉल अस ऑन 880007272020। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू। शब बखैर।